अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स को जो कि एग्ज़ाम में अक्सर औक़ात पूछी जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन एग्जांपल्स के डिफरेंट मूड्स होंगे। पहली जो हम सिंपल एग्जांपल स्टडी करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें मल्टी सब्स्टिटेंट प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें इनिशियली पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना होगा और सेकंड स्टेज पे जाके एक दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे हमने रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करना है। इस तरह हमें समटाइम्स फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको देखेंगे। प्रोटेक्शन का रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड हाफ जो होगा लेक्चर का उसमें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को डिस्कस करेंगे। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है और उसके रिएक्टेंट को हमें रेट्रो एनालिसिस से बताना है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल जो है वो है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हमने मेटा नाइट्रोटॉल्यूइन बनानी है। जो कॉमन नेम है उसको हम पेरेंट नेम लेंगे। तो जो पहली एग्जांपल है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मेटा नाइट्रोटॉल्यूइन है। मेटा नाइट्रोटॉल्यूइन को हमने सिंथेसाइज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। तो अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले अटैच करेंगे कि जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जो प्रोडक्ट में अवेलेबल पोजीशन है उसके ऊपर अटैच करें। तो अब इस एग्जांपल में हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हम पहले मिथाइल को लगाएंगे तो फिर नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे नहीं आएगा। नाइट्रो ग्रुप या तो आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले क्या बनानी है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रोनियम आयन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो इससे बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन की फर्दर एल्काइलेशन CH3Cl तो थ्योरेटिकली हमने ये प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। दो ग्रुप हैं जिनको स्ट्रॉन्गेस्ट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है। वन ऑफ देम इज नाइट्रो और जो दूसरा ग्रुप है वो CF3 है। समटाइम्स MCQ में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज स्ट्रॉन्गेस्ट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, या पेयर पूछा जा सकता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा पेयर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डी एक्टिवेटिंग क्लास से बिलोंग करता है। तो जिस पेयर में CF3 और नाइट्रो ग्रुप दोनों मौजूद होंगे वो राइट ऑप्शन होगा। MCQs को डिफरेंट मैनर्स में पूछा जा सकता है, नाइट्रो के साथ कोई और ग्रुप हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो नाइट्रो और CF3 हैं। तो नाइट्रो ग्रुप इतना स्ट्रांगली डी एक्टिवेटिंग है कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन देती ही नहीं। मींस ये रिएक्शन बोर्ड पे या पेज पे तो हमने लिख दिया कि ऐसे बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट नहीं बनता। तो नाइट्रोबेंजीन जो है अपनी इसी पैसिव होने की वजह से, लेस रिएक्टिव होने की वजह से फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट भी यूज होती है। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज सॉल्वेंट ड्यूरिंग फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो है इसके साथ नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता और रिंग जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस करने के काबिल नहीं रहता। तो ये एग्जांपल जो है वो मैंने फर्स्ट नंबर पे डिस्कस की ताकि हमें इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स का पता चल जाए। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन है
तो इसमें हमें पहले एल्काइलेशन करनी होगी। क्यों कि एल्काइल ग्रुप जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो पहले एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो सेकंड स्टेप पे नाइट्रोनियम आयन जो है वो इजीली इसके साथ अटैच हो सकता है। तो अब इसमें इस रिएक्शन से जो ऑर्डर होगा रिएक्शंस का वो इनवर्स होगा। यहां पर हम पहले एल्काइलेशन करेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये ग्रुप यहां से रप्चर हो जाएगा और इस पोजीशन पे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब इस टॉल्यूइन की जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से ज्यादा होती है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोनेटिंग है, ये आर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट कर देता है। तो अब इसकी जब नाइट्रेशन करेंगे विद नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस मिक्सचर को हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा, तो नाइट्रोनियम आयन जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये नाइट्रोनियम आयन जो है मिथाइल ग्रुप से पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर थर्ड एग्जांपल। तो रिएक्शन ये है कि बेंजीन से हमने स्टार्ट करना है और हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है। अगर ये रेफरेंस पोजीशन है, ये इसकी आर्थो होगी और ये इसकी मेटा। इसी तरह बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। इसके लिहाज से ये आर्थो पोजीशन है, ये इसकी रेफरेंस है, ये इसकी आर्थो है और ये इसकी मेटा पोजीशन है। तो अब इस सिचुएशन में तो कोई सा ग्रुप भी पहले लगा लें, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से इनकी पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिंपली टू स्टेप मैकेनिज्म नहीं होगा, जिस तरह हमने इस केस में पढ़ा कि पहले हमने अल्काइलेशन कर ली, बाद में हमने इसकी नाइट्रेशन कर ली। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच भी यूटिलाइज करनी होगी। तो हमने यहां पर पहले पढ़ लिया है कि नाइट्रोबेंजीन जो है ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देती, रिंग को पैसिव कर देती है। तो ये चीज भी रूल आउट होगी कि पहले हम नाइट्रेशन नहीं करेंगे, हम इसकी पहले करेंगे एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए बेंजीन की पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जाएगी। उस एल्काइलेशन से बेंजीन के ऊपर आ जाएगा एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप जो है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी फर्दर हम नाइट्रेशन कर लेंगे। नाइट्रोनियम आयन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से जनरेट किया जा सकता है। तो मिथाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रोनियम आयन। अब हमने इस मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसके लिए बड़ी सिंपल अप्रोच है, KMnO4 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करें तो मिथाइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जहां पर जितनी मर्जी लंबी एल्काइल चेन हो, चाहे यहां पर हेप्टाइल हो, हेक्साइल हो, चाहे मिथाइल हो, जितनी भी लॉन्ग चेन हो, वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा जो केस है, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें एल्काइलेशन करनी होगी। तो एल्काइलेशन यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। एल्काइलेशन के बाद पहले इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन के बाद जब इसकी नाइट्रेशन की जाएगी तो नाइट्रोनियम आयन जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर आके अटैच होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एनिलीन जो कि सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, जिसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक है, पैरा पोजीशन पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, इसकी हमने
आर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा पैरा आइसोब्यूटाइल नाइट्रो एनिलीन, राइट। अब जो प्रीवियस हमने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक हमारी अप्रोच या हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि हम इसकी सिंपली नाइट्रेशन करें। तो एनिलीन जो है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो आसानी से आर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जब हम एनिलीन के अंदर नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। इस प्रोडक्ट की बजाय ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होके ये कलर्ड सॉल्यूशन बना देता है जिसको टार कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली एनिलीन की नाइट्रेशन नहीं कर सकते। तो इसका अल्टरनेट वे ये है कि हम इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन ये नहीं होती कि वो परमानेंट पार्ट बन जाए। परमानेंट पार्ट बन भी सकती है, लेकिन उसको हम जिस वक्त चाहें हम उस कैप को, हम उस प्रोटेक्शन को रिमूव कर सकें। तो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि जिससे हम रिवर्स वो फंक्शनल ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते। और फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट फंक्शनल ग्रुप को केमिकली किसी और फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन हम उसको वापस ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो रिजेंट्स यूज हो सकते हैं, या तो एसिटाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं हम। एसाइल क्लोराइड अल्काइल लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है, या हम इसकी जगह पर एसिड एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड यूज करें या एसिड एनहाइड्राइड यूज करें, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये NH2 जो है ये बजाय रिंग रिएक्ट करे, NH2 जो है वो रिएक्ट कर जाता है और इनिशियली ये बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जब वापस आता है तो अल्टीमेटली इस क्लोरीन को, इस क्लोराइड को यहां से अपना बॉन्ड क्लीव करना पड़ता है। तो एनिलीन का ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड के अंदर। अब ये NHC डबल बॉन्ड OR, यहां पर जो भी एल्काइल चेन होगी वो हम यहां पर लिख लेंगे। अब ये एनिलीन का जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर तो ऑलरेडी रेजोनेट कर रहा था, लेकिन रिंग के साथ साथ ये लोन पेयर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये लोन पेयर अब कम्पिटिटिव रेजोनेंस में आ गया है। रिंग के साथ भी इसकी रेजोनेंस है और एसाइल ग्रुप के साथ भी इसकी रेजोनेंस है। तो समहाउ रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। एनिलीन का रिंग जो है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू अमाइड रिंग। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिंग पैसिव हो गया, ये रिंग रिएक्ट नहीं कर सकता। रिंग रिएक्ट कर सकता है, स्टिल ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। सिर्फ फर्क ये हुआ कि ये रिंग पहले एक तरफ इन्वॉल्व था, अब टू साइड्स पे ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम इसकी नाइट्रेशन कर लेंगे। नाइट्रोनियम आयन नाइट्रेशन जो है वो यहां पर NHC डबल बॉन्ड OR, इधर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और यहां पर जो है वो पैरा पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। नाइट्रेशन हो गई। अब हमने इस ग्रुप को हाइड्रोलाइज करना है, हमने इससे ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप को जनरेट करना है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से जो है ये अमाइड ग्रुप जो है
रीजनरेट हो जाएगा और यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ एच जनरेट हो जाएगा। तो ये बड़ा कॉमन और फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर नाइट्रो एनिलीन स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन। तो जो बच्चे डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते वो समझते हैं कि बड़ा सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं कि जी NH2 ग्रुप तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो लिहाजा प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी कुछ बुक में रीजन तो ये लिखी हुई है कि ये ऑक्सीडाइज होकर कलर्ड प्रोडक्ट बना देता है, और कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर है, तो वो इस NH2 ग्रुप की प्रोटोनेशन करके इसको NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ऑक्सीडेशन भी पॉसिबिलिटी है और इस NH2 ग्रुप की प्रोटोनेशन भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनिलीन जो है एक बेस है। अच्छा जी, अब हमने यहां पे डिस्कस किया था कि NH2 ग्रुप और अमाइड ग्रुप की रिएक्टिविटी, कि यहां पर जो NH2 ग्रुप है वो जस्ट रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि यहां पर इस रिंग की डीलोकलाइजेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव है, एक तरफ एसाइल ग्रुप के साथ है, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग के साथ है। तो उसके लिए दो एग्जांपल्स हैं। इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि सिर्फ NH2 ग्रुप है। जब इस NH2 ग्रुप की एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन की जाती है तो इस पोजीशन पे पैरा पोजीशन ब्लॉक है, दोनों आर्थो पोजीशन के ऊपर ब्रोमाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को जब एनिलीन से NH2 से अमाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इसकी क्लोरीनेशन जब की गई तो इसकी क्लोरीनेशन जो है वो सिर्फ पैरा पोजीशन पे हुई, क्योंकि एक आर्थो पोजीशन इसकी ब्लॉक थी। तो इसमें एक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट ब्रोमीन के दो पूरा मॉलिक्यूल यानी दो एटम्स यूज हुए हैं, जबकि जब इसको प्रोटेक्ट कर लिया गया तो फिर इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हुई। अच्छा, फर्दर जो एग्जांपल है वो ये है कि एनिलीन को हमने कन्वर्ट कर एनिलीन की एसाइलेशन करनी है। तो हमने यहां पर देखा कि बेंजीन जो है, एनिलीन जो है वो एसाइल ग्रुप के साथ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देती, बल्कि बेंजीन रिंग की बजाय नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली इसके साथ एसाइल ग्रुप को ट्रीट करवाएंगे तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों डायरेक्टली नहीं मिलेगा? कि भाई NH2 ग्रुप जो है उसका लोन पेयर मोर प्रोन टू अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एज कंपेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो अब हमारा टारगेट ये प्रोडक्ट है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए प्रीवियस अप्रोच यूज करेंगे कि NH2 ग्रुप को कर लेंगे प्रोटेक्ट, यही रिएक्टेंट यूज करेंगे, NH जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा और अब इसकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करें, CH3 C डबल बॉन्ड OCl Al Cl3 यूज करें तो आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे दोनों पोजीशन जो हैं वो एक्टिव हैं, तो यहां पर एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब हमें तो यहां पर चाहिए NH2 ग्रुप, तो NH2 के लिए फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH2 ग्रुप जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो यहां पर भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे कि वो एनिलीन की डायरेक्ट एसाइलेशन कर देंगे कि भाई NH2 ग्रुप तो जो है वो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो लिहाजा ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन देगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। पहले NH2 खुद से एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा जिसको हम एज ए प्रोटेक्टेड ग्रुप यूज कर लेंगे, फिर एसीटामाइड ये जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें यहां पर मिथाइल ग्रुप हो या यहां पर भी मिथाइल ग्रुप लिख लें तो इस प्रोडक्ट को कहेंगे एसीटामाइड।